नमस्कार। और आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम दो ऐसे शब्दों पर गौर करने वाले हैं जो आजकल लगभग हर बातचीत में सुनाई देते हैं, मोटापा और डायबिटीज। बिल्कुल। ये अब सिर्फ मेडिकल शब्द नहीं रह गए हैं। सही कहा, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हमारे पास कुछ लेक्चर नोट्स हैं जो इन स्थितियों को बहुत गहराई से समझाते हैं। हम्म। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये बीमारियां क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि हमारी जीवन शैली, मतलब हमारा खाना, हमारी कसरत, हमारा तनाव, यहाँ तक कि हमारी नींद, इनसे कैसे और क्यों जुड़ी हैं। और उस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए शुरुआत एक कॉन्सेप्ट से करते हैं जिसे मेटाबॉलिक रोग कहते हैं। मेटाबॉलिक रोग? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब शरीर का जो इंजन है यानी उसका मेटाबॉलिज्म वो गड़बड़ा जाता है। अच्छा। शरीर जो भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया करता है उसमें कहीं रुकावट आ जाती है। और इसी गड़बड़ी के दो सबसे बड़े नतीजे हैं मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, तो चलिए इस इंजन की गड़बड़ी को समझते हैं। शुरुआत मोटापे से करते हैं। हम सबने बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई के बारे में सुना है ना? हाँ, सुना तो सबने। एक नंबर जो बताता है कि कोई स्वस्थ है या नहीं। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि बीएमआई पूरी कहानी नहीं बताता। बिल्कुल नहीं। बीएमआई एक शुरुआती पॉइंट की तरह है लेकिन बहुत अधूरा है। अधूरा कैसे? देखिए, ये सिर्फ आपकी हाइट और वजन का एक अनुपात है। या ये नहीं बताता कि आपके शरीर में जो वजन है वो मांसपेशियों का है या फैट का। अच्छा। और उससे भी जरूरी बात, ये नहीं बताता कि वो फैट जमा कहाँ पर है। नोट्स के मुताबिक असल खतरे की घंटी तब बजती है जब हम कमर का घेरा देखते हैं। तो ये बात मायने रखती है कि फैट कहाँ है, ना कि सिर्फ कितना है। ऐसा क्यों? यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है। देखिए, जो फैट त्वचा के नीचे होता है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना वो फैट जो हमारे पेट के अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। विसरल फैट? ये एक एक्टिव केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। केमिकल फैक्ट्री? हाँ, ये लगातार ऐसे हार्मोन और इन्फ्लेमेटरी केमिकल छोड़ता रहता है जो सीधे सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगाड़ते हैं और शरीर की इंसुलिन इस्तेमाल करने की क्षमता में रुकावट डालते हैं। वाह! तो मोटापा सिर्फ ज्यादा वजन होना नहीं है, ये तो शरीर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री चलाना है जो धीरे धीरे दूसरी बीमारियों को जन्म दे रही है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि ये फैक्ट्री शुरू कैसे होती है? जाहिर है ये सिर्फ ज्यादा खाने से तो कहीं ज्यादा जटिल होगा। बहुत ज्यादा जटिल है। नोट्स इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला तो वही है जो हम सब जानते हैं, जीवन शैली। मतलब कैलोरी और कसरत। हाँ, जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेना और शारीरिक मेहनत की कमी। लेकिन दूसरा हिस्सा ज्यादा पेचीदा है, जैविक कारक। इसमें हमारी जेनेटिक्स शामिल है। जेनेटिक्स? जी, कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से मेटाबॉलिज्म धीमा होता है या भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन जैसे लेप्टिन और ग्रेलिन का संतुलन बिगड़ा होता है। कई लोग यही कहते हैं, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, मेरा वजन कम ही नहीं होता, ये तो मेरी जेनेटिक्स में है। तो इन नोट्स के हिसाब से इस बात में कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जेनेटिक्स एक भूमिका निभाती है, इसमें कोई शक नहीं। वो बंदूक में गोलियां भरने जैसा है। अच्छा। लेकिन ट्रिमर दबाने का काम हमारा माहौल और हमारी आदतें करती हैं। और यहीं पर तीसरा हिस्सा आता है, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारक। तनाव में खाना, नींद की कमी और फूड मार्केटिंग का प्रभाव। एक मिनट रुकिए, फूड मार्केटिंग, ये बहुत दिलचस्प है। क्या नोट्स में इसका कोई उदाहरण है? हम सोचते हैं कि हम जो खरीदते हैं वो हमारी मर्जी है, क्या वो वाकई हमारी मर्जी है? नोट्स इसी तरफ इशारा करते हैं। क्या है ना, खाने की चीजों की पैकेजिंग, उनकी प्लेसमेंट, विज्ञापन, ये सब हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। कैसे? पर पैलेटेबल फूड कहते हैं। मतलब जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाया जाता है। हाँ, इतना स्वादिष्ट कि उसे खाते रहना दिमाग के लिए एक इनाम बन जाता है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। तो अगर कोई इस जाल में फंस जाता है और वो केमिकल फैक्ट्री पूरी रफ्तार से चलने लगती है, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या-क्या असर पड़ता है? असर बहुत गंभीर है और पूरे शरीर पर होते हैं। सबसे पहला और सीधा लिंक है टाइप 2 डायबिटीज का। इसके अलावा वो केमिकल फैक्ट्री ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और जोड़ों पर भी असर होता होगा? बिल्कुल। शरीर का अतिरिक्त वजन जोड़ों पर, खासकर घुटनों पर दबाव डालकर ऑस्टियोआर्थराइटिस पैदा करता है।
रात में सांस लेने में दिक्कत, जिससे स्लीप आपनिया कहते हैं, और फैटी लिवर की समस्या भी बहुत आम हो जाती है। तो फिर इस फैक्ट्री को बंद कैसे किया जाए? इसके प्रबंधन के लिए क्या रणनीतियां बताई गई हैं? प्रबंधन का तरीका भी बहुआयामी है। सबसे पहले तो जीवन शैली में बदलाव। नोट्स में कैलोरी संतुलन पर जोर है। मतलब जितनी ऊर्जा ली उतनी खर्च की। सही। इसके लिए हर हफ्ते 150 से 300 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना या साइकिलिंग, और हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की सलाह दी जाती है। और खाने पीने से जुड़े बदलावों के बारे में क्या? सिर्फ कम खाना ही काफी है? नहीं, सिर्फ कम खाना नहीं, बल्कि क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। नोट्स में माइंडफुल ईटिंग की बात की गई है। मतलब खाते समय पूरा ध्यान खाने पर हो, न कि टीवी या फोन पर। बिल्कुल। इससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं। पोषण कंट्रोल यानी खाने की मात्रा को नियंत्रित करना भी बहुत अहम है। आपने मोटापे के जोखिमों में सबसे ऊपर टाइप 2 डायबिटीज को रखा। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट लगता है ना? बिल्कुल सही एनालॉग है। मोटापा पहला डोमिनो है तो डायबिटीज अगला। शरीर के अंदर असल में होता क्या है जब ये दूसरा डोमिनो गिरता है? देखिए, जब शरीर में बहुत ज्यादा विसरल फैट जमा हो जाता है तो वो जो केमिकल छोड़ता है वो शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति बहरा बना देता है। बहरा? हाँ, मतलब इंसुलिन का असर कम हो जाता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन एक चाबी है जो कोशिकाओं का ताला खोलकर ग्लूकोज को अंदर जाने देती है, जहां वो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ताले में जैसे जंग लग जाता है, चाबी ठीक से काम नहीं करती। तो फिर क्या होता है? जब ताले नहीं खुलते तो ग्लूकोज खून में ही इकट्ठा होने लगता है। इसकी भरपाई के लिए शरीर का पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। ये सोचकर कि शायद ज्यादा चाबियां काम कर जाएं। बिल्कुल। कुछ सालों तक तो ये काम करता है, लेकिन आखिरकार पैंक्रियाज थक जाता है और पर्याप्त इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और इसी पॉइंट पर व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज इससे कैसे अलग है? टाइप 1 में समस्या बिल्कुल अलग है। वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर ही हमला कर देता है। ओह। तो वहां चाबियां बनती ही नहीं है। ये अक्सर कम उम्र में होता है और इसका जीवन शैली से सीधा संबंध नहीं है। तो जब किसी का शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है तो उसे कैसे पता चलता है? शरीर क्या संकेत देता है? शुरुआत में तो संकेत बहुत हल्के होते हैं और लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे शरीर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना और बार बार पेशाब आना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर खून में जमा अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान, क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज नहीं मिल रहा। और धुंधली नजर? हाँ, धुंधली नजर, घावों का धीरे धीरे भरना और हाथों पैरों में झुंझुनी होना भी इसके आम लक्षण हैं। और अगर इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो लंबे समय में क्या होता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो लंबे समय तक खून में घुली अतिरिक्त चीनी एक जहर की तरह काम करती है। ये शरीर की पाइपलाइन यानी खून की नलियों को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। हर तरह की नलियों को? हाँ, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। जब बड़ी नलियां डैमेज होती हैं तो दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब किडनी की बारीक नलियां खराब होती हैं तो किडनी फेल हो सकती है। और आंखों पर भी असर होता है? आंखों के पर्दे की नसें खराब होने से अंधापन हो सकता है। और जब पैरों की नसें डैमेज होती हैं तो पैरों में महसूस होना बंद हो जाता है, घाव बन जाते हैं और गंभीर मामलों में पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। ये तो वाकई बहुत भयानक तस्वीर है। तो क्या इस डोमिनो इफेक्ट को रोका या पलटा जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि इसे काफी हद तक रोका जा सकता है, और अगर हो भी जाए तो मैनेज किया जा सकता है। और इसका तरीका वही है जो मोटापे के लिए है? बिल्कुल। जीवन शैली में बदलाव, बचाव के लिए एक संतुलित आहार जिसमें चीनी और रिफाइंड कार्ब्स कम हो और फाइबर ज्यादा हो बहुत जरूरी है। नोट्स में एक व्यावहारिक लक्ष्य दिया गया है, रोजाना 10,000 कदम चलना। 10,000 कदम? हाँ, और वजन को कंट्रोल में रखना और 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन्हें ये हो चुका है उनके लिए क्या? उनके लिए प्रबंधन के 2 स्तर हैं। पहला और सबसे जरूरी है गैर दवा उपचार, मतलब कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने पर जोर देना, जैसे साबुत अनाज, दालें और सब्जियां। सही। नियमित व्यायाम इंसुलिन के लिए उन जंग लगे तालों को खोलने में मदद करता है, और घर पर ग्लूकोज की नियमित जांच करना बहुत जरूरी है। और जब ये सब काफी ना हो तब मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं दी जाती हैं और एडवांस मामलों में इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो संक्षेप में इन नोट से सबसे बड़ा संदेश ये मिलता है कि मोटापा
और टाइप 2 डायबिटीज ये दोनों काफी हद तक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं, जिन्हें सही जानकारी और सही आदतों से या तो रोका जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ताकतवर विचार है ना? बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, हम प्लेट में क्या रखते हैं, हम कितना चलते हैं, हम कितना सोते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा और लंबा असर डालती हैं। तो हमारी सेहत की बागडोर काफी हद तक हमारे ही हाथों में है। बिल्कुल। पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। नोट्स में व्यक्तिगत आदतों पर बहुत जोर है, सही खाओ, कसरत करो, लेकिन फिर शहरी जीवन शैली और फूड मार्केटिंग जैसे शब्दों का भी जिक्र है। सही पॉइंट है। तो सोचने वाली बात ये है, ये लड़ाई कितनी हमारी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की है और कितनी उस माहौल की जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसा माहौल जो हमें लगातार अनहेल्दी विकल्प चुनने के लिए उकसाता है और जो अक्सर हमारे सीधे नियंत्रण से बाहर होता है।